अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 26 स्टार्ट करते हैं जी कैफ वन का। कल इम्पेयरमेंट की बात हमने की थी, लेकिन जाहिर है कुछ चीज़ें एंड पे क्विकली कंक्लूड होती हैं, तो हम एक तो कल जितना काम किया वो सारा आज दोबारा करेंगे ताकि कल वाले की रिवीजन भी हो जाए। कुछ एडिशनल काम भी थोड़े बहुत करने की कोशिश कर लेंगे हम, ठीक है। स्पटनिक वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था सबने? हो गया था? कोई मसला आया हो? दूसरी पिछली क्लास के अंदर बच्चे कह रहे थे कि जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हुई है वो दोबारा समझा दें, आपको समझाने की जरूरत है? चले एंड पे उसके ऊपर बात करेंगे। एंड में हुई थी बात, अगर 2-4 मिनट बच गए, वरना कल, ठीक है। थोड़ी सी क्लास आप लोगों की लेट हो गई है तो शायद स्पटनिक वाली डिस्कशन अगर टाइम ना बचा तो एंड पे ना हो सके, ओके। अच्छा जी, सबसे पहली जो बच्चों के जहनों के अंदर आती है आफ्टर इम्पेयरमेंट फर्स्ट लेक्चर, वो ये होती है कि डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट में क्या फर्क है। किसी के जहन में आई हो? हम नहीं ज्यादा सोचते, ठीक है। सुने, देखें जी, डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट करते हैं हम। जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाती है, और फिर चाहे एसेट बीच में कहीं आइडल भी हो जाए डेप्रिसिएशन नहीं रुकती, अनलेस के आउटपुट मेथड यूज हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन के लिए हमें किसी इंडिकेशन की जरूरत नहीं है। एसेट खरीदा, अवेलेबल फॉर यूज हो गया, इस्तेमाल होना शुरू हो गया तो डेप्रिसिएशन शुरू कर दो। यानी डेप्रिसिएशन जो है इट इज कैलकुलेटेड एंड चार्ज्ड या रिकॉर्डेड, कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड एवरी ईयर विदाउट एनी इंडिकेटर, ठीक है। लेकिन जो इम्पेयरमेंट है वो सिर्फ उस सूरत में आएगी जब इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में हमारी रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हो जाए। और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग क्या हर साल के एंड पे लगाएंगे? नहीं, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग भी सिर्फ तब कर सकते हैं जब कोई इंडिकेटर आ जाए जिसको देख के लगे ओहो हो सकता है कहीं हमारा एसेट इम्पेयर तो नहीं हो गया, ठीक है। इंडिकेटर्स पे बात आज नहीं हो सकी पिछली क्लास में, अब जाहिर है वो कल पे चली गई है। एक इंडिकेटर मैंने आपको सिर्फ बताया था कि कंपेटिटर का आ जाना, ये एक इंडिकेटर नहीं है, मल्टीपल इंडिकेटर्स होते हैं। कोई भी ऐसी चीज आ जाए जो रिकवरेबल अमाउंट को नीचे खींच रही हो, कम कर रही हो। रिकवरेबल अमाउंट में क्या था, कुछ याद है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वैल्यू इन यूज। तो कोई भी ऐसी चीज हो जो फेयर वैल्यू कम कर रही हो, कोई भी ऐसी चीज जो वैल्यू इन यूज को कम कर रही हो, जिसकी वजह से रिकवरेबल अमाउंट कम होने का खतरा हो, और इतनी कम होने का खतरा हो कि वो बुक वैल्यू से भी कम चली जाए, तो उसको कहते हैं कि ये इंपेयरमेंट का खदशा है, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाओ। इंपेयरमेंट टेस्टिंग क्या है? बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट का कंपैरिजन। इंपेयरमेंट टेस्टिंग क्या है? बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट का कंपैरिजन, ठीक है। तो इंपेयरमेंट सिर्फ तब आती है व्हेन देयर इज एन इंडिकेटर, ठीक है। तो इंपेयरमेंट क्या है जी? इट इज calculated only if there is an indication that asset may have been impaired। पता नहीं पिछली क्लास मैंने यहां से तस्वीर खींची थी, मैं देखता हूं वहां पे मैंने कोई बेहतर बात तो नहीं लिखी थी, ठीक है जी। तो फर्क क्या सामने आया? आमिर भाई वहीं पे रखा हुआ है आपने, मुझे पता है, वहीं पर ही रखे। फर्क क्या आया जी? जी, डेप्रिसिएशन मैंने पिछली क्लास में लिखा था इज कैलकुलेटेड एंड चार्ज एवरी ईयर विदाउट एनी इंडिकेटर, और इंपेयरमेंट लॉस इज कैलकुलेटेड एंड चार्ज ओनली इफ देयर इज एन इंडिकेटर, ठीक है जी। इफ देयर इज एन, वही बात तकरीबन लिखी हुई है। हाँ, थोड़ी सी इजाफी बात ये कर लेते हैं कि इंडिकेशन के आने पर हम लगाते हैं इंपेयरमेंट टेस्ट, और इंपेयरमेंट टेस्ट में हम कंपेयर करते हैं बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट आर कंपेयर्ड, ठीक है जी। तो भाई कुछ याद आ रही है बात कल वाली? तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर विदाउट एनी इंडिकेटर। हर साल डेप्रिसिएशन होगी, कभी भी नहीं रुकती, चाहे ऐसे टाइडल भी हो जाए, ठीक है। हर साल डेप्रिसिएशन आएगी। हाँ, अगर आउटपुट मेथड है तो फिर रुक जाती है। लेकिन इंपेयरमेंट सिर्फ तब कैलकुलेट करेंगे जब कोई इंडिकेशन हो ऑफ इंपेयरमेंट। मैंने एक इंडिकेटर भी आपको पढ़ाया, सिर्फ कोई कंपेटिटर आ जाए। अगर इंडिकेशन है इंपेयरमेंट की तो हम लगाते हैं एसेट पर इंपेयरमेंट टेस्ट, यानी एसेट को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारते हैं। और इंपेयरमेंट टेस्ट में हम क्या दो चीजें कंपेयर करते हैं? बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। अब
यहां जो कल सवाल किया था यहीं पे आज बिल्कुल उस जैसा आज एक और सवाल करेंगे। उसमें आपको क्या बताया था, अगर आपकी बुक वैल्यू, कल बुक वैल्यू क्या थी, कल बुक वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 360 थी कल, और रिकवरेबल अमाउंट कितनी आई थी, तो मैंने कहा था कि आपकी रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हो गई है, तो ये आ गया है आपको इंपेयरमेंट लॉस। यानी आपके एसेट की औकात जो है वो कम है, किताबों में ज्यादा पे नजर आ रहा है, तो उसको औकात में लाने के लिए राइट डाउन कर लो, ठीक है। और साथ ही हमने दूसरी बात भी की थी कि अगर रिकवरेबल अमाउंट 380 हो जाए तो देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस इज या नॉट इज। याद है, ऐसी बातें जरा याद रह जाती है ना, ठीक है। तो अगर हमारी रिकवरेबल अमाउंट कम है बुक वैल्यू से तो देयर इज एन इंपेयरमेंट लॉस, और अगर हमारी रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है बुक वैल्यू से देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस। तो पहली बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि डेप्रिसिएशन हर साल होती है, इंपेयरमेंट सिर्फ तब होगी जब इंपेयरमेंट का कोई इंडिकेटर आए। फिर भी जरूरी नहीं है कि इंपेयरमेंट लॉस है, इंपेयरमेंट का इंडिकेटर आएगा, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट में बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करेंगे, अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हुई तो इंपेयरमेंट लॉस है, और अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज्यादा है तो इंपेयरमेंट लॉस नहीं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंपेयरमेंट गेन। 2-3 दिन में हम रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस पढ़ेंगे, शायद कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह। तो उसमें भी वो गेन रिकॉर्ड नहीं होता, प्रीवियसली बुक्ड लॉस का रिवर्सल हो रहा होता है, गेन कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। ये बात समझ आई है, ठीक है। तो ये फर्क है डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट, ठीक है। एक और सवाल पिछली क्लास बच्चों ने कर दिया, अच्छा सर ये जो इंपेयरमेंट है ये फिर रीवैल्यूएशन जैसी हुई? नहीं, ये रीवैल्यूएशन से भी फर्क है। रीवैल्यूएशन के अंदर हम एसेट को बढ़ाते भी हैं, कम भी करते हैं, ठीक है। गेन भी आता है, लॉस भी आता है, और दूसरी बात उसमें किसी इंडिकेटर के ऊपर गेन लॉस रिवैल्यूएशन नहीं कर रहे होते, बल्कि हम रिवैल्यूएशन मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब एक बार हम रिवैल्यूएशन मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम हर साल अपने एसेट को उठा के फेयर वैल्यू पे ले जाते हैं, कभी गेन कभी लॉस। और बात समझ आई? तो इंपेयरमेंट लॉस डिफरेंट है रिवैल्यूएशन से, ओके, ठीक है। बहरहाल वो बाद में देख लेंगे, फिलहाल तो मैंने बताया डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट दोनों फर्क होती है, ठीक है। तो ये कल वाला सवाल है हमारा वैसे तो, लेकिन ये बात मैंने आज की क्लास में एडिशनल लिखी थी, कहीं लिखनी हो तो लिख लो। इंपेयरमेंट टेस्ट, जब हम इंपेयरमेंट टेस्ट से एसेट को गुजारते हैं, हमने एसेट पर क्या लगाया जी, इंपेयरमेंट टेस्ट। तो इंपेयरमेंट टेस्ट में दो चीजें कंपेयर होती हैं, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है बुक वैल्यू से तो देयर इज एन इंपेयरमेंट लॉस, और इंपेयरमेंट लॉस की जर्नल एंट्री होगी, कल की थी। इंपेयरमेंट बोलो यस सर, नहीं एंट्री बोलो, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। और अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज्यादा है, लाइक मिसाल के तौर पे 380 और ये 360 जैसे मैंने एग्जांपल में बोला, ठीक है, तो देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस, देयरफॉर देयर इज नो जर्नल एंट्री ऑफ इंपेयरमेंट। ओके जी, क्लियर है ये बात? यहां तक को मसला है तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन होता है? वैसे मैंने एक क्वेश्चन क्लास में खुद किया था, दूसरा बच्चों ने किया था रिवैल्यूएशन वाला, तो आपको मैंने दोनों ही बता दिए, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट में फर्क समझ आता है? डेप्रिसिएशन हर साल, इंपेयरमेंट सिर्फ तब जब इंपेयरमेंट टेस्टिंग में एसेट इंपेयर हो जाए, रिकवरी अमाउंट कम आ जाए, और इंपेयरमेंट टेस्टिंग सिर्फ तब जब कोई इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट आए, जो हमने अभी तक सिर्फ एक पढ़ा, कल बाकी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सही है, यहां तक को मसला? जी जी, इंपेयरमेंट की इंडिकेशन, पहली बात इंपेयरमेंट क्या होती है, सवाल कहां से आया है? सवाल भाई ने पूछा इंपेयरमेंट की इंडिकेशन क्या होती है। मैं पहले आपको कह रहा हूं इंपेयरमेंट क्या होती है। इंपेयरमेंट क्या होती है? रिकवरेबल अमाउंट का बुक वैल्यू से भी कम हो जाना। तो हर वो चीज जो रिकवरेबल अमाउंट को कम कर दे वो इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट है, जिसमें से मैंने सिर्फ एक ही आपको भी पढ़ाया कि कंपेटिटर आ गया। देखो कंपेटिटर के आने से ये हुजैफा को टेंशन तो होगी ना, कि पहले इस रूट पे सिर्फ यही चलता था, इसके ज़हन में था बस भर के जाएगी भर के आएगी, कैश फ्लो ज्यादा होंगे फ्यूचर में। अब अगर एक और कंपेटिटर आ गया, उस रूट पे एक और बस चल पड़ी, तो इसकी सवारियां कम होने का खतरा है या नहीं है? सवारियां कम होंगी तो फ्यूचर में वैल्यू इन यूज कम होने का खतरा है या नहीं है? फ्यूचर के कैश फ्लो कम होंगे तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू भी कम होगी, तो खतरा है कि रिकवरेबल अमाउंट भी कम हो जाए, और इतनी कम हो जाए कि बुक वैल्यू से ही नीचे चली जाए। तो इसी तरह से कल हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के ऊपर, फिलहाल मैंने सिर्फ एक ही बताया हुआ है कि कंपेटिटर आ गया। ओके, और कोई सवाल नहीं है? चलो, ये जी ये हो वाला सवाल था, ये मैंने 17 और 18 कर दिया था, याद है ना? याद है ना, जब आपकी किताबें बंद हो जाती हैं, दिमाग भी बंद हो जाते हैं, ये उस वक्त मैंने लिखा था 18, ठीक है। कितने बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया घर पे? वेरी गुड। अच्छा, इसमें मैंने आपको ये कहा था कि जैसे आपकी क्लास में कल सवाल लिखते गए ना, ऐसे ही पिछले किसी सेशन में, पिछले उससे पिछले में ये सवाल क्लास में लिखा गया और फिर नोट हो गया, वरना सवाल में पूरी अंग्रेजियां लिखी होती हैं यहाँ पे। बाकी मैंने बात आपको खुद बता के भेजी थी ना, ठीक है। सवाल में पूरी अंग्रेजियां लिखी होती हैं, इस दिन एसेट खरीदा, कितने दिन गुजर गए थे, फिर इस दिन फलां इंडिकेशन आई, अब इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है, ये सारी बातें लिखी हुई। ये मैंने आपको जुबानी बताई थी। क्या यकम जनवरी 11 पे एसेट खरीदा था 100 रुपए का, लाइफ थी 10 साल,
फिर यहां पर मैंने कहा था एक लाइन डालनी चाहिए थी मुझे, जो नहीं पड़ी हुई थी, तो मैंने खुद बोल दिया था कि ऑन 31 दिसंबर 17 अ कंपेटिटर केम, ये मैंने खुद बता दिया था आपको, ऐसे ही है। तो फिर 31 दिसंबर 17 पे खड़े होकर हमने इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। उस दिन खड़े होकर रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी है। इंपेयरमेंट टेस्टिंग में सब कौन सी दो चीजें कंपेयर करते हैं हम? बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। बुक वैल्यू तो पुराने तरीके से निकल आती है, रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो दो चीजें चाहिए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, इनमें से जो हायर वो रिकवरेबल अमाउंट। तो जिस दिन एसेट को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना हो उस दिन रिकवरेबल अमाउंट निकालनी होती है, और वो रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल और वैल्यू इन यूज। डन, ठीक है। अब 31 दिसंबर 17 पर मैंने कहा ये लाइन लिखी होनी चाहिए थी, नहीं लिखी, मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। अब कंपेटिटर केम, सो वी आर टेस्टिंग अवर एसेट फॉर इंपेयरमेंट। फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दी हुई है और वैल्यू इन यूज इस दिन निकलेगी। बाकी रिमेनिंग 3 साल, 10 साल जिंदगी थी। यकम जनवरी 11 को खरीदा था, 31 दिसंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 साल गुजर गए थे। रिमेनिंग कितने थे? 3। ये 3 साल के कैश फ्लोज गिवन थे और डिस्काउंट रेट भी गिवन, ठीक है। तो कल वाला सवाल बिल्कुल उसी तरह से शुरू करते हैं जैसे कल शुरू किया था, बिस्मिल्लाह करके। जी, वर्किंग नंबर 1 में इंपेयरमेंट टेस्टिंग करूंगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट 1 क्या है? रिक्वायरमेंट 1 क्या है? आप इंपेयरमेंट लॉस अगर इफ एनी अगर कोई है तो वो निकालें। तो ये इंपेयरमेंट लॉस है कि नहीं है ये निकालने के लिए इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना पड़ेगा। और इंपेयरमेंट टेस्ट में दो चीजें कंपेयर होंगी, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट दो चीजों में से हायर होती है, फेयर कॉस्ट सेल वैल्यू, यही सारा स्टैंडर्ड है बस। बाकी तो आप सिर्फ थोड़ी टेक्निकलिटीज रहेंगे ना, जैसे इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कॉस्ट टू सेल में क्या क्या चीजें होती हैं, फिर वैल्यू इन यूज में फ्यूचर कैश फ्लो जाने कौन कौन से कैश फ्लो, ऐसी बातें बस रह गई हैं। कैलकुलेशन अब नहीं बदलने वाली, बस अब रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट ही नई चीज आएगी। हाँ, एक और सवाल बच्चों ने पिछली क्लास में पूछा था, आपने नहीं पूछा, वो क्या था, क्या रीवैल्यूड एसेट भी इंपेयर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो अभी मैंने करवाया नहीं है। ये देखिए अगला सवाल पड़ा है, ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस व्हेन एसेट इज कैरिड एट रीवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तो जरा पक्का कर लें इंपेयरमेंट को, पक्का हो गया ना तो फिर उसके बाद जो मर्जी करते हैं जी। इंपेयरमेंट टेस्ट स्टेप 1 हम निकालेंगे बुक वैल्यू। एंड वालों नजर आ रही है राइटिंग कितनी हो तो एंड वाले भाई लाइन बुक वैल्यू डन। बुक वैल्यू निकालनी है हमने कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके, लेकिन किस दिन तक की डेप्रिसिएशन? हम ये इंपेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं एज ऑन 31 दिसंबर 17, जिस दिन यू टोंग वाले आ गए, ठीक है, गोंदल त्यारा, ठीक है जी। अब कॉस्ट कितनी है जी? 100। एक्यूमुलेशन निकालनी है तो 100 डिवाइडेड बाय 10, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। और यकम जनवरी 11 कैसे खरीदा था तो 31 दिसंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कितने साल गुजर गए इनटू 7 साल, और बुक वैल्यू आ गई 30। इतनी इधर लिख लो जी, डन जी। स्टेप 1 हमारा हो गया। अब स्टेप 2 में दूसरी चीज चाहिए जिससे कंपेयर करना है बुक वैल्यू को, वो है रिकवरेबल अमाउंट। तो स्टेप 2 में रिकवरेबल अमाउंट हमने जो निकाली थी उसके बारे में हमने क्या उसूल का याद किया था? ये बातें ना कल भी हो सकती थी डेप्शन के साथ फर्क और ये वो, लेकिन कल करता ना तो फिर जो अच्छी वाली बात समझ आ रही थी वो भी जाती रहती है। अब ये पक्का हो गया सारा, ठीक है, छोटी मोटी बातें साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। तो रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ नंबर 1 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये भी 31 दिसंबर 17 की हो, बुक वैल्यू भी 31 दिसंबर 17 की हो, वैल्यू इन यूज सारे फ्यूचर के कैश फ्लोस को भी खींच के ले आओ 31 दिसंबर 17, हर चीज 31 दिसंबर 17 पे होगी, ठीक है। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और सेकंड क्या है जी? वैल्यू इन यूज। कोई ऐसा बच्चा जो कल नहीं आया था, छुट्टी की थी, हाथ खड़ा करे। ये अभी जो कर रहे हैं हम सब यही वाला कल किया था, यूं समझ लो ब्लेसिंग है आपके लिए, अभी वो रिपीट हो रहा है। हाँ, कल वाली चास्ट तो नहीं आनी, लेकिन रिवाइज सारा हो रहा है, ठीक है। तो पूरे ध्यान से देखो, वैल्यू इन यूज, ठीक है। वैल्यू इन यूज कहते हैं जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज नेट करके, ठीक है जी, उनकी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटी सी वर्किंग कर लें और फिर अच्छा जी वर्किंग ठीक। उसके बाद जी हम इंशाल्लाह स्टेप 3 में इंपेयरमेंट लॉस है या नहीं है वो निकाल लेंगे। अगर तो हमारी रिकवरेबल अमाउंट कम हो गई बुक वैल्यू से तो इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यही तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल की तरफ चलते हैं। 31 दिसंबर 17 पर एसेट को तो ले आए, बुक वैल्यू तो आ गई, ठीक है। अब 31 दिसंबर 17 पे खड़े होकर ये एसेट
हमें दो तरह के फायदे दे सकता है, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं ना, आज ही बेच दें, आज ही कसाई को बुला के भैंस ज़िबा करा दें, आज ही एसेट को बेच दें जी, तो 35 माइनस 7 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ गई 35, ये जरूर लिखा करो ऐसे 35 माइनस 7, ये एग्जामिनर को लिख के बताया करो कि आपने ये 28 किस तरह से निकाला है, ठीक है 28, ठीक है जी। अब वैल्यू इन यूज निकालनी है, उसके लिए एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग नंबर 2, ठीक है। हम ये वैल्यू इन यूज निकालेंगे, वैल्यू इन यूज कहते हैं जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो, ये छुट्टी वाले बच्चों के लिए मैंने दोबारा डेफिनेशन लिखी वैल्यू इन यूज की, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो, एंड वालों नजर आ रहा है लिखा हुआ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो, ठीक है, वरना मैं बोल भी रहा हूं। अच्छा, तो वैल्यू इन यूज भी हम निकालेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 17, ठीक है। नाउ टाइमलाइन बनाने की कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलो बना लेने में हर्ज भी कोई नहीं है। हम कहीं यहां पर खड़े हैं इस वक्त, ये 31 दिसंबर 17 पर, ठीक है ना। ये सवाल पहले से, मतलब ये एसिड पहले से चला आ रहा था, 31 दिसंबर 17 पे आके यहाँ पे खड़े हुए थे, याद है ना कल, ओके। अच्छा, अब यहां पे खड़े होकर बुक वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब कहा जा रहा है कि ये एसिड अगर अगले 3 साल तक चलता रहे, ये एसिड अगर अगले 3 साल तक चलता रहे, तो जरा इधर ले आओ इसको, तो हर साल एनुअल इन्फ्लो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज इन नेक्स्ट 3 इयर्स, 3 साल के एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं जिनमें से जो एनुअली उसने गिवन किए हुए हैं, ठीक है। चलो, तो 8 हर साल इनफ्लो है और 2 हर साल आउटफ्लो है, तो ये जी 8 का इनफ्लो होगा और 2 का, कोई जरूरत नहीं है सारी बातें करने की, लेकिन कोई बात नहीं, जरा रिवीजन हो जाएगी अच्छे तरीके से। 8 और 2, फिर नहीं कुछ गलत हो रहा है, 31 दिसंबर 17 पे ये कैश फ्लो नहीं आना, अगले 3 साल, ठीक है जी। तो ओहो सारा ही मिट गया जी, अच्छे से मिटा दिया फिर जी। तो 31 दिसंबर 18 ये है, 31 दिसंबर 19 ये है, 31 दिसंबर 20 ये पड़ा है, ये 17 का साल नहीं, ये 18 का साल, ये 19 का साल और ये 20 का साल, ये रिमेनिंग लाइफ है। -2 8 इनफ्लो 2 आउटफ्लो, 8 इनफ्लो 2 आउटफ्लो, वैसे ही कल डिब्बे डुब्बे लगाते रहे थे, कोई नहीं आज भी लगा लेते हैं, तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे। वर्किंग आपको सिखाने के लिए सिर्फ ये जरा तफसीलात इतनी बताई जा रही है, वरना आप डायरेक्ट 6 लिखें वर्किंग के अंदर, बल्कि शायद ये भी नहीं करना, टाइम लाइन जो बना रहे हैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। तो 6 6 और 6, फिर लाइफ के एंड पे 11 आएगा और 3 डिस्पोजल कॉस्ट है, तो 11 और 3 ये भी आ गया, एक और डिब्बा लगा और ये 8 बन गया, 8। अब ये 3 कैश फ्लोज हैं, 6 6 6 और ये एक अकेला कैश फ्लो है 8 भी, इन सब के सब को हमने लेकर आना है 31 दिसंबर 17, ठीक है, यही सीखा था, ठीक है। अब ये काम यहाँ पे करने की बजाय हम इसकी एक छोटी सी वर्किंग यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे जी, कल वाला काम पहले करते हैं। ये 6 1 साल पीछे आए, ये 6 2 साल, ये 6 3 साल और ये 8 भी 3 साल। जरा सिंपल डिस्काउंटिंग पहले कर लेते हैं, तो पहले 6 को बुलाओ 1, सवाल में रेट नजर नहीं आया कहीं, डिस्काउंट रेट फॉर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन इज 10, ये दिखाना इसलिए भी जरूरी होता है कि थोड़ी देर में सवाल आना था कि 10% कहां से आया, तो इसलिए मैंने कहा बता, ठीक है जी। तो 1.1 रेज टू पावर 1 साल पीछे बुलाओ -1, फिर अगले 6 को 1.1 रेज टू पावर -2 2 साल पीछे बुलाओ, फिर तीसरे 6 को 1.1 रेज टू पावर -3, फिर आखिरी वाले 8 को भी 1.1 रेज टू पावर -3, नजर आ रहा है भाई, और भाई कैमरे के सामने बैठे हुए भाई इधर देखो जी, कितना 21, ठीक है जी। ये तो है सिंपल डिस्काउंटिंग, लेकिन हम एक और डिस्काउंटिंग भी यूज कर सकते हैं और वो है एन्युटी डिस्काउंटिंग, पढ़ा हुआ होगा आपने,
एन्युटी डिस्काउंटिंग की शराइत क्या है? अगर मल्टीपल कैश फ्लोज हो, सेम अमाउंट वाले हो, सेम इंटरवल हो, वेरी गुड, ये तीन चीजें अगर मौजूद हो तो आप यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज, मैं ये नहीं कह सकता वी विल यूज, मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। डिस्काउंटिंग तो दोनों तरह से हो सकती है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ऑप्शन है। बहुत लंबी कोई मतलब कैश फ्लोज की लाइन दे देता है अगले 15 साल 20 साल, तो फिर सारे कैश फ्लोज को एक एक करके करना बहुत टाइम वेस्टिंग है। अगर सेम कैश फ्लोज आ जाए तो हमें कर लेना चाहिए इस तरह से। तो वी कैन यूज एन्युटी फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। ठीक है जी, ओके। मल्टीपल कैश फ्लोज हो, सेम अमाउंट हो, सेम इंटरवल हो, अगर ये तीन शर्तें मौजूद हो तो हम एन्युटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। ठीक है जी, सही है बेटा? ठीक है। अब एन्युटी का फॉर्मूला था क्या? ये तो हम वो पीआरसी वाली बात ही सर हम भूल गए, आप जरा काइंडली याद करा दें। तो हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आर, वो जो रेंटल्स, जो ये जो इंस्टॉलमेंट्स या ये जो कैश फ्लोज जो आ रहे हैं बार बार, ठीक है, 6 जिनकी बात हो रही थी कि एक जैसे हैं, एक इंटरवल से हैं, ये सारों की बात हो रही। आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो ये हमारी एन्युटी की डिस्काउंटिंग होगी। ठीक है जी, एन्युटी फॉर्मूला फॉर डिस्काउंटिंग। ठीक है जी, समझ आती है बात? तो ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये जो 6 3 बार आया है, इस पे एन्युटी का फॉर्मूला लगा दो। 1 माइनस 1.1 रेस टू पावर। अब ये n को कभी ईयर्स नहीं कहना, ये ईयर्स में नहीं देख रहा कि कितने साल आते रहेंगे, नहीं, ये n कितनी दफा है, इंटरवल्स बेसिकली। ठीक है, ये 6 कितनी बार आया है? 3 बार, तो n 3 ले लो। ये 6 10 बार आए तो n 10 ले लो, चाहे 6 महीने बाद आए, चाहे महीने बाद आए। तो n क्या है? जितनी दफा, इसको जगा दो, n क्या है? जितनी दफा 6 आया। तो 6 कितनी दफा नजर आ रहा है? 1 2 3, ये 3 दफा नजर आ रहा है ना। तो n ये साल नहीं है, ये बस आपने नंबर ऑफ n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ 6 जो आपके अपीयर हो रहे हैं। ठीक है जी, तो -3 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस, इस 8 को भूलना नहीं बेचारे को। अब ये अकेला ही है तो इसके ऊपर सिंपल डिस्काउंटिंग, ये 8 को 1 2 3 साल पीछे लेकर आना होगा, तो -3 जी। आंसर बता दें कैलकुलेटर पे। हाँ जी, और जो हुआ आंसर तो सेम ही आना था। तो आपकी मर्जी है, जो सा मर्जी आप डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला यूज कर लें। ये इसलिए सिखा दिया आपको कि कभी कभी बहुत ज्यादा कैश फ्लोज होते हैं तो टाइम पर्चे में वेस्ट ना करना। अगर सेम कैश फ्लोज हो, सेम इंटरवल से हो, एक से ज्यादा हो, तो एन्युटी। ठीक है, ओके। तो वैल्यू एंड यूज कितनी आ गई जी? इतना रोल के इससे काम ही नहीं आया। हायर तो भाई रुलना पड़ता है, किसके नंबर होंगे, बात समझे मेरे ध्यान से। अब ये कैलकुलेशन की किसी ने ये गलती कर दी, यहाँ पे कोई ये फिगर गलत हो गई, नंबर 1 कटना था, कट गया। अब इनको कंपेयर करके हायर को रिकवरेबल अमाउंट के तौर पे लिखना, इट इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट, इसके नंबर मिलेंगे। ये गलती चाहे इधर हो गई है, वहां पे डिसीजन सही है, उसके मार्क्स मिलेंगे, फिर उसकी बेस पे यहाँ पे डिसीजन सही है, उसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते। सो प्लीज इस बात को समझे, खुदारा इस बात को समझे, और टेस्टों में इसको अप्लाई करते रहें। हर टेस्ट के अंदर आप खूब अब टेस्ट आएगा, अब जो टेस्ट आएगा उसमें इंपेयरमेंट भी होगी, उसमें रिवैल्यूएशन का डिस्पोजल भी होगा, नोट भी होगा, सब कुछ होगा। वो क्या हो गया, होगा, होता रहे, हमने तो कोशिश करनी है। तो अपनी तरफ से जो करते जाएंगे उसके मार्क्स मिलते चले जाएंगे, रुकना नहीं है बस। ठीक है, ओके। कोई एक फिगर नहीं निकल रही, सारा सवाल नहीं किया, ये तो कोई बात नहीं, तो फेल होने वाली शक्लें होती हैं। जो समझ में आए कर दो अपनी तरफ से, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। ठीक है जी। ओ हमारी रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम आ गई है। रिकवरेबल अमाउंट अगर बुक वैल्यू से कम आ जाए तो इंपेयरमेंट लॉस इज, और उसकी एंट्री भी इज। ठीक है, कितना इंपेयरमेंट लॉस है जी? 2। तो 2 की एंट्री बनेगी इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट। ठीक हो गया जी? ये हाँ, ये रिकवरेबल अमाउंट अगर बुक वैल्यू से कम आ जाए तो इंपेयरमेंट लॉस होता है। और अगर ये सिचुएशन होती कि ये 30 है और यहाँ पर मिसाल के तौर पे वैल्यू यूज आ जाती 35 मिसाल के तौर पे, तो रिकवरेबल 35 हो जाती, तो फिर कोई इंपेयरमेंट लॉस ना हो। ठीक है ना?
लेकिन ये मैंने वैसे एज्यूम किया, ये सवाल में नहीं था, सवाल तो हमारा ही है। ठीक है, नोट बना लें जी। तो कंपनी का नाम कोई नहीं है ना, देखो कंपनी नेम, नाम ही तो है, कंपनी नेम, कंपनी नेम। ठीक है, उसके बाद नोट्स टू द, पास होने वाले पर्चे में पूरा लिख कर आएंगे, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर नोट आ जाएगा तो, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17 नहीं 18 लिखें, 18 लिखें और उसके कंपैरिजन में 17 लिख दें बस। ठीक है, ठीक है ना, कोई टेक्निकल बात नहीं, परेशान हो गए। अगर 17 और 18 का नोट मांगे तो पहले कौन सा नोट बनाना है? पहले 18 का नोट बनाएंगे, फिर 17 का, फिर मोस्ट रिसेंट साल को हमने पहले रखना होता है, यही पहले दिन से सिखाया आपको। ओके, नोट नंबर आज 1 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जी। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पूरा लिखना। अच्छा, सवाल में ना कोई एडिशन है, ना डिस्पोजल है, ना रीवैल्यूएशन है। वैसे बरकत के लिए मैं ओपनिंग के बाद एडिशन लिख लूंगा, जरा थोड़ी सी शक्ल बन जाती है नोट की, वरना तो सिर्फ ओपनिंग लिखकर भी काम चल जाता है, ओपनिंग क्लोजिंग। बहरहाल ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में ओपनिंग बैलेंस, फिर एडिशंस, वो है कोई नहीं, लेकिन चलो मैंने लिख दिया, जरा थोड़ा फॉर्मेट जरा नोट की शक्ल तो नजर आए ना थोड़ी सी। वैसे तो आपको टेस्ट का सवाल जो आएगा उसमें इम्पेयरमेंट भी होगी, रिवैल्यूएशन भी होगी, एडिशन भी होगा, डिस्पोजल भी होगा, सब कुछ होगा, रिवैल्यूड एसेट का डिस्पोजल भी होगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी आपने। क्लोजिंग बैलेंस, फिर जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, फिर क्लोजिंग बस लिख दो, डिस्पोजल तो है नहीं, क्लोजिंग बैलेंस। और कल एक नया सेक्शन ऐड किया था, चू नका, सवाल में इंपेयरमेंट आ गई है, चना नचा, अब इंपेयरमेंट का भी सेक्शन ऐड कर दीजिए। एक्यूमुलेटेड इंपॉर्टेंट लॉस, अच्छा इंपेयरमेंट लॉस, ओपनिंग बैलेंस, बच्चों ने कहा पास्ट में इसलिए मैंने भी कह दिया, इंपेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर और क्लोजिंग बैलेंस। इस क्लोजिंग में से ये क्लोजिंग माइनस करके फिर ये क्लोजिंग माइनस करेंगे तो आ जाएगी बुक वैल्यू। ये स्टैंडर्ड का पूरा फॉर्मूला है। जब कभी आप स्टैंडर्ड खुदा ना खास्ता ले लेंगे ना, जो नहीं ले रहे आप, अपना नुकसान कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड जब आप ले लेंगे तो मैं आपको उसमें लिखा हुआ दिखा दूंगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट मॉडल के अंदर कहता है कि कॉस्ट मॉडल में एसेट कैप्ट किया जाता है, रखा जाता है एट कॉस्ट लेस accumulated depreciation लेस accumulated impairment loss if any। ये पूरा फॉर्मूला असल में जहां तक अब हम पहुंचे। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2018 और 31 दिसंबर 2017, ये 2 साल का एक ही एसेट है, तो मैंने इस तरह से कंपैरिजन बना लिया। वरना नॉर्मली हमें फैम, ऑर्चर्ड और वो कौन सा था, चिंटू था, कौन सा था वो जो टिंकू कर दिया था सवाल को, वो पास पेपर वाला। ठीक है जी, उसके बाद एक कार्ली वाला सवाल भी था। ये सारे सवालों के अंदर हमें मल्टीपल एसेट्स मिलते हैं और नॉर्मली एक साल मिलता है, तो हम कॉलम्स ये ना कॉलम्स जो बनाते हैं वो क्लास ऑफ एसेट के हिसाब से बनाते हैं, लैंड, बिल्डिंग। ये तो बस अभी जरा सवाल ही छोटे छोटे ना, इसमें तो सिर्फ सिखा सिर्फ इम्पेयरमेंट का आपको ट्रीटमेंट रहा हूं, इसलिए मैंने एक ही एसेट के अंदर 2 साल लिख दिया आमने सामने। ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब 31 दिसंबर 17 का नोट बनाना है तो यकम जनवरी 17 पे खड़े होकर कभी भी हमने ओपनिंग नहीं निकालना। जो उसूल सिखाया हुआ है नोट के लिए वो आज भी वही है। हम आएंगे 31 दिसंबर 16 पर, वो आप याद होगा, आप ऐसे आगे खड़े हुए थे 31 16, फिर आपने 31 16 में खड़े होकर क्लोजिंग बैलेंसेस निकाले थे। क्लोजिंग बैलेंसेस कौन से जी? एसेट के, एसेट अकाउंट के और प्रोडक्शन अकाउंट के बैलेंसेस निकाले थे। ये 31 16 के क्लोजिंग अगले साल के ओपनिंग बने थे। ठीक है, अब क्या ये एसेट 31 दिसंबर 16 या उससे पहले कभी रिवैल्यू हुआ? सर इज नो। इसका मतलब एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा? कॉस्ट, जो कि है 100। अब अगर ये एसेट कभी रिवैल्यू नहीं हुआ तो यहां पर डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन पड़ी हो, सॉरी 31 दिसंबर 16 तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी। डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 16 तक की। और एक छोटी सी वर्किंग कर लेता हूं मैं, जिसमें ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 1 बाद में यूज भी कर लेंगे। ठीक है, तो यकम डेट ऑफ परचेज क्या है? यकम जनवरी 11। डेट ऑफ परचेज क्या है जी? यकम जनवरी 11। और लेकर आना है इस डेफिनेशन को यकम जनवरी 16 तक। तो 31 दिसंबर 11 12 13 14 15 16, 6 साल। इसलिए मैंने मूंजों पे गिनवाया। थोड़ी देर पहले आपने 7 साल भी किए थे, अभी 6 साल क्यों?
ये 31 दिसंबर 17 पे खड़े होकर बुक वैल्यू निकाल रहे थे। ये एक्यूमुलेशन 31 दिसंबर 17 तक की थी। फिलहाल नोट बनाते हुए 17 के साल के ओपनिंग डेट पर मैं 31 दिसंबर 17 वाली डिडक्शन नहीं लिख सकता, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक दिन पहले आपको कहा हमेशा आप कैलकुलेट किया करो ओपनिंग निकालने के लिए। एक दिन पीछे वापस आओ, 31 दिसंबर 16 का क्लोजिंग निकालो। ठीक है, तो 31 दिसंबर 16 में क्लोजिंग निकालना है तो हम कहेंगे जी 100 डिवाइडेड बाय 10, ये एक साल की डिडक्शन बनती है, इंटू 6 ईयर्स, 31 दिसंबर 16 तक। यकम जनवरी 11 से 31 दिसंबर तक कितने साल बनते हैं? 6 साल। ये आ गया। ठीक है, तो एसेट के अकाउंट का ओपनिंग 100 आ गया और अक्यूमुलेशन का ओपनिंग 60 आ गया और इम्पेयरमेंट का तो कोई जिक्र नहीं है, ये 0 आ गया। फिलहाल कितने बच्चों ने ये सही कर लिया था? कितनों ने यहाँ पे 70 लिख दिया तेजी में? वो भी हाथ खड़ा करें। हैं 2-4 हैं? अब तो नहीं होगी ऐसी गलती। चल, क्या रिपीट करूं? एक मिनट, ये 60 है 31 दिसंबर 16 तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर एसेट यकम जनवरी 11 को खरीदा है तो 31 दिसंबर 16 तक कितने साल गुजर गए? 6 साल। लाइफ अगर 10 साल है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं तो 100/10, एक साल की डिडक्शन 10 × 6 60 की वही है। कोई सवाल कर ले, तुसी नाल ही करना होंगे। समझ आ गई जी? ओके, आज टाइम जल्दी गुजरा है, क्लास में लेट हो गई थी ना जी। आगे चलें आगे। अब इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री कर ले। अल्लाह के बंदो, पहले 31 दिसंबर 17 तक इसको पहुंचाओ। इस वक्त ये एसेट 100 - 60 40 पे पड़ा है। अभी 31 दिसंबर 17 तक ये 30 पे आना है, तो एक साल की और डेप्रिसिएशन भी। ठीक है, तो 31 दिसंबर 17 पर आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ 100 डिवाइडेड बाय 10 होगा। ठीक है, तो एंट्री बोलो डेप्शन की, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो यहाँ पे आप लिख दोगे एग्जामिनर को बताने के लिए कि ये मैंने वर्किंग 1 में निकाला है जी और ये वर्किंग 2 में निकला हुआ, अगर आप देखना चाहो। ठीक है, हो गया। अब 31 दिसंबर 16 पर अगर आप देखो ना, कोई एडिशन है नहीं, तो ये क्लोजिंग 100 पे है और ये क्लोजिंग 70 पे है, तो बुक वैल्यू इस वक्त एसेट की 30 हो चुकी है। इस दिन वो आया कंपेटिटर, इंडिकेटर कोई और भी आ सकता है। इस दिन आया इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट और हम इसको इंपेयरमेंट टेस्टिंग में हमने कहा ये 30 का एसेट है, रिकवरेबल अमाउंट 28 है, तो इसका मतलब 2 रुपए से एसेट क्या हो गया? इंपेयर। तो फिर इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या बनती है बोलो? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, और ये बन गया 2 क्लोजिंग। अब ये एसेट का क्लोजिंग, एसेट का अकाउंट आ गया, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट आ गया और ये। ठीक है, तो इनको वर्किंग 3 और 4 करना चाहिए ना वैसे सूरी तौर पर। खैर, वर्किंग 3 वर्किंग 4 क्यों मैंने किया ऐसे? वर्किंग 1 और वर्किंग 2 तो ऑलरेडी मेरी चल रही थी ना, इसी सवाल के अंदर ही हिस्सा था ना उसका। ठीक है, तो इसको वर्किंग 1 पे रेफर कर दे 2 को। ये 2 कहां से आया? एग्जामिनर कह रहा है जी, हमने कहा जी वर्किंग 1 से आया, वर्किंग 1 से आया। ओके, और सही है। और ये वर्किंग 3 से आया जी और ये वर्किंग 4 से आया, तो नंबर ही बदले। ठीक है, डन जी। अब कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्शन माइनस अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, बुक वैल्यू कितनी आ रही? तो 28 ही आनी चाहिए थी। एसेट को काट में लाने के लिए 2 रुपए से हमने उसको कम कर लिया है, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, डन, समझ में आती है बात? अब ये क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन गया, कोई एडिशन अगले साल भी कोई नहीं आया, तो ये पर ही आ गई। ठीक है, ये क्लोजिंग 70 ओपनिंग बना, लेकिन डेप्रिशिएट तो होगा एसेट। डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा कोई इंडिकेटर चाहिए? ये तो हर साल होना है। लेकिन मसला आ गया कल जो बताया था जाते जाते कि अगर एसेट अपनी जिंदगी में इंपेयर हो जाए तो फिर इंपेयरमेंट के बाद वाली डेप्रिसिएशन के लिए आप रिवाइज्ड बुक वैल्यू लोगे, और इंपेयर हो जाए तो, अगर इंपेयर ना होता, अगर ये सिनेरियो होता तो फिर एसेट 30 में पड़ा होता, फिर जैसे चल रहा था चलता। मसला क्या आया? एसेट इंपेयर हुआ, अब बुक वैल्यू बदल गई है, बुक वैल्यू बदल के 30 से 28 हो गई है। अब इस 28 को आपने रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिसिएट करना है, तो फिर नंबर 5 वर्किंग जो है वो क्या बन गई? रिवाइज बुक वैल्यू कितनी है जी? 28। और इसी दिन जिस दिन ये रिवाइज हुई है, यानी जिस दिन इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हुआ है, उस दिन रिमेनिंग लाइफ कितनी है? ये थोड़ी देर पहले अभी हमने बताया, तो सवाल ने बताया हुआ है, ये 3 साल रहते थे, यहाँ खड़े हैं 1 2 3। ठीक है, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है जी? 3। आंसर इज 9 एग्जैक्ट। चलो जो भी बात ठीक है, अब हो गया अब 9 लिखा है।
राउंड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये 79 पे आ गया। ये डेप्रिसिएशन अभी एंट्रीज कर लेते हैं, जरूरत तो नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन बता दूं अगर रिक्वायरमेंट हो तो क्या एंट्रीज होनी है, ठीक है जी। बोले 79 ये क्लोजिंग ओपनिंग बना, कोई इंपेयरमेंट नहीं क्योंकि कोई इंपेयरमेंट का इंडिकेटर नहीं है। तो इंपेयरमेंट हर साल कोई नहीं होती, नहीं आई, बस जो हो गई थी बस तो हो गई थी, ये दो ही है। अब 100 में से 79 माइनस करो, 2 माइनस करो, 19 आ गई। अच्छा, इससे अगली कहानी वो लिखनी है, ये नहीं मेजरमेंट बेसिस, कॉस्ट मॉडल है, रिवर्सल मॉडल है, फिर डेफिसिट मेथड, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, ये बताना होता है, ये ऐसे ही चल रहा है, वो चेंज नहीं होना, बस मैं लिख नहीं रहा। वैसे वो पूरे सवाल में लिखेंगे तो सिर्फ इंपेयरमेंट आपको चेक करवाइए ना, पूरे सवाल के अंदर सारा कुछ आ रहा होगा। कोई एक एसेट इंपेयर होगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, 4 एसेट पड़े हैं। लैंड बिल्डिंग रीवैल्यू हो गए, प्लांट को कुछ नहीं हुआ, इक्विपमेंट को, या प्लांट में चेंज एस्टीमेट आ गया और इक्विपमेंट में इंपेयरमेंट आ गई, हो सकता है ना, ऐसे मुख्तलिफ काम ऐसे ही बनते हैं सवाल। 9 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है भाई, 18 का साल अगर एसेट इंपेयर हो जाए तो डेप्शन आफ्टर इंपेयरमेंट में आप क्या करते हो, रिवाइज बुक वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ करते हो। अब रिवाइज बुक वैल्यू हमारे सवाल में क्या है, हमारा एसेट रिवाइज बुक वैल्यू के इंपेयरमेंट के बाद कितनी बुक वैल्यू पे आ गए, 28 पे। इसको हमने डेप्शन करना है रिमेनिंग लाइफ पे, जो कि 3 साल है हमारे सवाल के अंदर, तो डिवाइड बाय 3 कर दिया, ठीक है। भाई इंपेयरमेंट लॉस नहीं माइनस किया, इंपेयरमेंट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 2 रुपए पिछले साल चार्ज हो गया था। उसका दूसरा इंपैक्ट एसेट में जो कमी होती है वो एसेट अकाउंट में क्रेडिट करने के बजाय एक अलग अकाउंट के अंदर हमने क्रेडिट कर दिया था, जस्ट लाइक क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर इसको खुदा ना खास्ता आप जीरो करने का सोच रहे हो तो ये तो फिर बढ़ जाएगा भाई, फिर इंपेयरमेंट लॉस कहां गया जो पिछले साल कम किया था। बात समझिए, एंट्री बनती क्या थी, डेप्रिसिएशन की बैलेंस सिखाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट नहीं किया, एक अलग अकाउंट में रखा। अब वो बैलेंस शीट बनाते हुए, बुक वैल्यू बनाते हुए कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, तब बुक वैल्यू आती है। ऐसे ही इंपेयरमेंट है, इंपेयरमेंट लॉस 17 में डेबिट अकाउंट में इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट हो गया। अब ये एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस में, अब जो एसेट क्रेडिट करना था वो एसेट क्रेडिट करने के बजाय अपने अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को क्रेडिट कर। असल एसेट 30 का नहीं था, असल तो 100 का था, 30 पे आया पड़ा था, लेकिन हम यही कह रहे हैं ना कि अब 30 का नहीं रहा, एसेट ही बदल गया, 28 पे हो गया। लेकिन फिर हमने 2 रुपए कम कर दिए नेक्स्ट ईयर। 2 रुपए कम नहीं किए, वो पहले से कम हुए हैं 2 रुपए कैरी फॉरवर्ड किए हैं भाई। अगर ये 2 आप निल कर दो तो ये तो 21 हो जाएगा, तो फिर इंपेयरमेंट तो भाई पिछले, आप इधर देखो ना, आपने 100 में से क्या 2 माइनस किया था, 100 तो अपनी जगह कायम है भाई, एसेट अकाउंट अलग पड़ा है, एक्यूमुलेशन अकाउंट अलग पड़ा है और एक्यूमुलेट इंपेयरमेंट अकाउंट अलग पड़ा है। ये 100 पर था, 100 पर ही चले जा रहा है ऐसे, डेप्शन यहां इकट्ठी हो रही है, इंपेयरमेंट इकट्ठी हो रही है। अगर आप इस 2 को आप समझ नहीं रहे हैं, आप डेप्शन एक्सपेंस की एंट्री प्रॉफिट लॉस में क्या होती है, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, ये प्रॉफिट लॉस इज ओवर, अगले साल वो वहां नहीं आएगा दोबारा, लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट हुआ है। अगर यहां ना करते तो एसेट को क्रेडिट करते, एसेट को क्रेडिट नहीं ना किया हमने, एसेट के अंदर होने वाली कमी को एसेट क्रेडिट नहीं किया, एक अलग अकाउंट में रख लिया, तो वो कमी अगर अगले साल नहीं लेकर जाओगे तो वो तो फिर एसेट के अकाउंट की कमी रही नहीं। तो असल में तो एंट्री वही बनती है जैसे डेप्शन की एंट्री पहले दिन सिखाई थी, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट होता है, लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन के लिए इस कमी को अलग रखो, अलग रख के ईयर एंड पे उसको आप बैलेंस शीट में जाकर कॉस्ट में से माइनस कर दो। मुझे ये बताओ, आप जो बात कर रहे हो अगर यही करनी है तो ये 70 फिर यहां क्यों ला रहे हो, 9 माइनस करो ना, सिर्फ 70 के पिछले साल चार्ज हो गई थी तो फिर यहां पे 9 माइनस करो ना, फिर 79 क्यों माइनस कर रहे हो, क्योंकि एसेट को हमने कम किया ही नहीं, उसके अंदर होने वाली कमी को अलग अकाउंट में रखा हुआ था। ऐसे ही यहां पर भी हुआ है, एसेट को डायरेक्ट कम नहीं किया, उसके अंदर होने वाली कमी को अलग अकाउंट में रखा हुआ है। अगर आपकी ये बात मानूं तो फिर मेरी ये बात भी मान लो, फिर इसको 9 कर लेते हैं, फिर क्या ख्याल है, डन है, समझ आई सबको ये बात, समझ आई है, सारा गंद पाता है तुम्हारा। 70 ओपनिंग, इस साल में सिर्फ 9 आया और 70 2 ओपनिंग, इस साल कुछ नहीं आया, ये पुराने वाला ही है, तो फिर ये 17 हुआ था ना, अच्छा ये सही था, और सॉरी कितना भाई, ये किसने ओपन किया है, खुद कैसे हो सकता है, जिन्नात भी पढ़ते हैं अकाउंटिंग आजकल। ओके सही है भाई, चलें आगे। और ये समझ आइए भाई, ये बात इसकी नहीं, ये अक्सर बच्चों के ज़हन में आती है, इसकी बरकत से बाकियों को भी समझ आ गई, कुछ डर के बैठे रहते हैं, ठीक है ना, तो ये क्लियर है, ऑब्वियस है। असल में ना जैसे सिखाया था ना, डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एसिड क्रेडिट भी हो सकती है, क्यूमुलेटेड डेप्शन भी क्रेडिट हो सकती है, बेटर प्रेजेंटेशन एक्यूमुलेशन को क्रेडिट करो। ऐसे ही इंपेयरमेंट भी तो सेम है, मैंने कहा इंपेयरमेंट की एंट्री हो सकती थी, इंपेयरमेंट डेबिट एसिड क्रेडिट नहीं किया, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट में क्रेडिट कर दिया, तो फिर बैलेंस शीट बनाते हुए इनको नेट करना है, जब तक जिंदगी रहेगी एसेट की, ये डेप्शन अगर इंपेयरमेंट आपने अलग रख दिया तो ये अलग ही नजर आती रहेगी, इसके बाद कभी भी इंपेयर ना हो, ये 2 तो माइनस होना ही होना।
क्योंकि एसेट में से इसको क्रेडिट नहीं किया था, अलग अकाउंट में रखा हुआ है। क्लियर है ये बात? अगले साल ये 2 ऐसे ही पड़ा है, इंडिकेटर आ गया, 5 रुपए से एसेट इंपेयर हो गया, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, क्या बात करनी थी? हाँ, एक बात और, मिसाल के तौर पे आपका वो फीडबैक तो हो गया ना, आराम से। मिसाल के तौर पे पहले कर लिया ना, इस एसेट में सिर्फ जर्नल एंट्रीज मांग लेता, सिर्फ ये नोट ना मांगता, सिर्फ मांग लेता जर्नल एंट्रीज, तो 2 साल की, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17 इसकी एंट्रीज करते हैं हम, तो सबसे पहले ओपनिंग की एंट्रीज करते हैं। सारे हिला रहे हो भाई, ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। अच्छा, फिर 17 के साल में सबसे पहला काम क्या होता, ये वर्किंग नंबर 4 में जो काम किया, क्या, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, ऐसे ही है ना। तो 31 दिसंबर 17 पर आप एंट्री पास करते, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड एब्सेंट क्रेडिट 10 से, और ये आप एग्जामिनर को बताते कि जी ये मैंने वर्किंग 4 या जो भी वर्किंग आपकी चल रही होती है उसमें आपने कर लिया, ब्रैकेट में भी कर सकते थे, वो हुआ पड़ा है मैंने इसलिए वर्किंग 4 कर दिया, डन। उसके बाद 31 दिसंबर 17 पर एक और काम भी हुआ, इंडिकेटर आया, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारा, ऐसे 2 रुपए से इंपेयर हो गया, तो इंपेयर हो गया तो फिर इंपेयरमेंट की एंट्री कर दो, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेट, ये मैं बता रहा था आपको, ठीक है ना, कि हमने ना तो हमने डेप्रिसिएशन को एसेट में क्रेडिट किया, ना ही इंपेयरमेंट को, इन दोनों को अलग अकाउंट में इकट्ठा करके रख दिया ना, एसेट के अंदर होने वाली कमी को अलग रखा हुआ है, कॉस्ट अलग पड़ी हुई है, तो फिर जब जब बैलेंस शीट बनाओगे 100 की कॉस्ट में से इनको माइनस करना ही पड़ेगा, एक्यूमुलेशन को भी और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट को भी, ठीक है। अच्छा जी, ये वर्किंग नंबर 1 में 2। नेक्स्ट ईयर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18, इधर देखें बच्चे सारे भाई, डेप्रिसिएशन तो फिर होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, हाँ अगर इंपेयरमेंट ना हुई होती तो वही 10 आ जाती, लेकिन जो इंपेयर हो गया एसेट, बुक वैल्यू रिवाइज हो गई, तो रिवाइज जो बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ में वर्किंग जो भी आपकी चल रही होगी, फिलहाल मैंने किया हुआ है काम, यहां ब्रैकेट कितना आ गया जी 9। लेकिन जब कोई इंपेयर का इंडिकेटर नहीं है तो कोई इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री भी नहीं करने की जरूरत, अगर क्या सवाल में ऐड कर लेते हैं ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही अब रिक्वायरमेंट ऐड कर लेते हैं, बरकत बढ़ जाएगी है, तो लिख लें अपने, हमारी ये भी रिक्वायरमेंट ऐड कर, ठीक है। एकदम से रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, ऑल्सो प्रिपेयर ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17 एंड 18, ये मैंने ऐड कर दिया जी एक रिक्वायरमेंट, ठीक है। काम जब कर लिया तो चलो रिक्वायरमेंट होगी। हाँ एक छोटा सा मसला है, वो ये है कि मैंने इसको वर्किंग 1 कह दिया, तो उसूली तौर पे ना देखो, मुझे यूं रिक्वायरमेंट ए फिर लिखनी चाहिए, अगर ये काम हो गया ना, या तो मैं उसको रिक्वायरमेंट ए लिख दूं, वर्किंग 1 ना लिखूं, या अगर उसको वर्किंग 1 कह दिया ना तो फिर रिक्वायरमेंट ए यूं लिखनी चाहिए, इंपेयरमेंट लॉस इज ₹2, एग्जामिनर वर्किंग 1 को जाके देख लो, ये होगी रिक्वायरमेंट ए, ठीक है। रिक्वायरमेंट बी है, नोट ए बना दे, नोट ए, रिक्वायरमेंट बी है जी ये। रिक्वायरमेंट सी है, ओ यार ये ऐसे ही है बीच में जब नोट बनाना है, चलो ये रिक्वायरमेंट सी आ गई हमारी, ठीक है, मैंने ये कैलकुलेशन कर दी है, ओके, वैसे वो नोट में यूज हो गई थी, काम चल ही जाता है। और रिक्वायरमेंट डी जर्नल, लो गो एंड किल द वेव्स। आमिर भाई ये पूरा एक में तो नहीं आएगा, यहां से यहां तक नहीं आएगा, तो पहले यहां से लेकर यहां तक एक फ्रेम में लगा दें और फिर इसको लगा दीजिए। सवाल तो कोई नहीं था, सवाल तो सिर्फ इंपेयरमेंट लॉस वाली वर्किंग थी जो पहले की है, वो तो फिर पिछली दफा थोड़ा बढ़ा, इस दफा थोड़ा और बढ़ गया, हर बार बढ़ता जा रहा है, पिछली बार जनरल एंट्रीज नहीं थी रिक्वायरमेंट, इस दफा वो बढ़ गई, अगली बार को और काम कर लेंगे। ये इंपेयरमेंट का सब नोट तब बनता जब सेक्शन अलग से ना बना होता, नजर तो आ रहा है सामने, इंपेयरमेंट लॉस कितना था ओपनिंग में, कितना इस साल में, कितना, तो डेप्रिसिएशन का सब नोट बनाते हो, नहीं ना बनाते, क्यों नहीं बनाते, सब जो चीज सामने नजर आ रही जरूरत नहीं, डिस्क्लोज हो गया।
ले जी, डैवो बसों वाला सवाल कर लें। तो भाई होमवर्क की डिस्कशन का वेट किया करो, अगले दिन पहले, एक दिन पहले आ जाते हो। कल आके मुझे कहता जो आपने होमवर्क दिया मैंने कर तो लिया, पता नहीं सही है या नहीं। मैं कह कल क्लास में देख लेना, सही था। डाइवो बस हैज 2 buses फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ इंपेयरमेंट टेस्टिंग। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं घर पे जिन्होंने इस सवाल के भी नोट बनाने की कोशिश की? हाथ खड़ा करें। होंगे जरूर, माने ना। 1 2 3 बन गया, फिर बन गया, बन गया, बना लिया नोट है, बना लिया। जो भी दिल करेगा करोगे। रिक्वायरमेंट को पकड़ो बस। रिक्वायरमेंट है सिर्फ इंपेयरमेंट लॉस है या नहीं है निकालो, यानी जो वर्किंग वन अभी किया बस वही करनी थी, हद हो गई। कुछ भी करोगे आप लोग, मतलब डाटा नहीं था इस तरह से कि आप नोट बना सकते, डाटा एम्पल अवेलेबल नहीं था। अच्छे बच्चे ज्यादातर वही थे जिन्होंने रिक्वायरमेंट पढ़ी और इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार के इंपेयरमेंट लॉस निकाला। ओके, मैं सोचना भी नहीं था। अच्छा बेटा, बातें नहीं, ये अभी कल वाला लेक्चर ही चल रहा है। असल में तो हम बताए आपको असल में एक लेक्चर हम 2 दिन में कर रहे होते हैं। मसला ये, तभी तो हम स्लो बहुत हैं। बस अल्लाह माफ करे, पता नहीं कैसे सिलेबस खत्म होगा। संडे लगाने पड़ेंगे एंड पे जाके, है ना। कतल नहीं लगाते होते हम, इंशाल्लाह टाइम पे कर लेंगे। डाइवो बस हैज 2 buses भाई, बीमारी थी बिजली। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ बोथ buses इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 years स्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 12। रिमेनिंग लाइफ 3 साल है। फेयर वैल्यूज, चुप कर दें बेटा, फेयर वैल्यूज एंड WDV ऑफ बसेस ऑन 31 दिसंबर 12 वर एज फॉलोज। कॉस्ट दे दी, एक्यूमुलेशन भी दे दी, कोई जरूरत नहीं थी हमें इसकी क्योंकि उसने बुक वैल्यू भी दे दी थी खुद ही निकाल के। यानी कि सवाल बहुत आसान है। फेयर वैल्यू और इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट। इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट कहते हैं कॉस्ट टू सेल को, ये मुश्किल वाला नाम है उसका। इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है कि इस एसेट को बेचने जाएंगे तो उस वजह से ये कॉस्ट आएगी, जिसको मैंने यूं लिखा पिछली क्लास में, डिस्पोजल ना होता तो ये कॉस्ट भी ना होती। इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट। ये टेक्निकल वाला मुश्किल वाला नाम है कॉस्ट टू सेल का, ठीक है। कॉस्ट टू सेल क्या होती है? डिस्पोजल की वजह से आने वाली कॉस्ट, यानी अगर डिस्पोजल ना होता तो ये कॉस्ट भी ना होती, इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट। ओके, अब कुछ कैश फ्लोज गिवन है जी। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम ईच बस इन नेक्स्ट 3 years। एनुअल इनफ्लोज हैं, एनुअल आउटफ्लोज हैं, फिर तीसरे साल के एंड पे सेल प्रोसीड बेचकर और डिस्पोजल कॉस्ट। थोड़ी सी नई चीज क्या थी? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बेस्ड ऑन अ प्री टैक्स डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 10% फॉर ईयर 1 9.909, फॉर ईयर 2 0.826, फॉर ईयर 3 0.751। ये क्या मुसीबत है? सारे ना कैलकुलेटर्स को उठाओ जरा, कैलकुलेटर उठा लो जरा। 10% है ना डिस्काउंट फैक्टर, 10% पड़ा हुआ है वैसे आपने पीआरसी में, लेकिन कोई नहीं, आप क्या करें, मेरे पास अब आया तो मैंने अपनी तसल्ली तो करनी। जो मेरे सामने चीज आएगी वो तो मैंने करवानी है ना। कैलकुलेटर्स आपने ओपन कर लिए हैं। 1.1 कैलकुलेटर सिर्फ लिखें, मैंने छुपा लिया जो छुपाना था, सिर्फ लिखें 1.1 रेज़ टू पावर -1 0.909, यानी 10% अगर डिस्काउंट रेट हो तो 1 साल का डिस्काउंट फैक्टर है 0.909, 10% पे यूज कर रहा है वो। इसी तरह से ये 1.1 रेज़ टू पावर -2 करो 0.826, 2 साल डिस्काउंट करें, डिस्काउंट फैक्टर तो ये 826 है। यानी आपका काम उसने आसान किया था, आपको मुश्किल लग रहा है। उसने आपका आसान किया, आपको मुश्किल लग रहा है, ठीक है। ये 1.1 रेज़ टू पावर -3 करो 0.751, ठीक है। वो बीएफडी के अंदर जब आप लोग, हम लोग तो होते थे तो हर वक्त वो ये ना वो एनयूटी वाला टेबल होता है, वो आपकी किस्म के अंदर भी हो किताब के एंड में, तो वो बीएफडी में फिर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। बार बार देखते देखते कुछ रेट्स की तो वैसे ही आपको ना पहले 3-4 साल की याद हो जाती है बार बार, ये तो वैसे ही याद हो जाती है। ये वही चीज थी, ठीक है ना। यानी ये डिस्काउंट फैक्टर है, आपको उसने आसानी दे दी थी, ठीक है। चले अब बस वन की बुक वैल्यू बता दे जी। अब हमने क्या करना है, इंपेयरमेंट टेस्टिंग से गुजारना है। सबसे पहले बुक वैल्यू चाहिए, वो कितनी है जी? 220, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, ठीक है। तो अब सवाल ने बताया हुआ था फेयर वैल्यू है 210, कॉस्ट टू सेल है 7, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इधर लिखो, एग्जाम को लिख कर बताओ। 210 माइनस 7 जी मैंने ऐसे निकाला है, कितना? 203, ठीक है। उसके बाद वैल्यू इन यूज निकालनी है तो ये आपको कैश फ्लो देने पड़ेंगे। अब शॉर्टकट तो ये है, लेकिन मैं जरा लॉन्ग कट से चलूंगा क्योंकि मैंने किसी अगले सवाल की, कल आने वाले सवाल की थोड़ी तैयारी करनी है ना, थोड़ा फॉर्मेट इसलिए उस तरह से बना रहा हूं, कभी कभी वो यूज करना पड़ता है, वरना तो ये शॉर्टकट ये था। क्या करो आप, 94
94 इंटू 1.1 रेस टू पावर, नहीं ऐसे कर लो, एनवीडी का फॉर्मूला लगा लो, 94 इंटू 1 माइनस 1.1 रेस टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 6 इंटू 1 रेस टू पावर -3। ये समझ आया क्या हुआ? देखो ना, अगर हर साल का इनफ्लो हो 105 और हर साल का आउटफ्लो हो 94, तो नेट में इनफ्लो फिर कितना बनेगा? सॉरी, इनफ्लो हो 11, आउटफ्लो, इनफ्लो हो 105 और आउटफ्लो हो 11, तो नेट में कितना कैश इनफ्लो बनेगा? ये 94 एनुअल है, 3 साल तक आना है, तो इसमें मैंने लगा दिया एनवीडी का फॉर्मूला, ठीक है। और 6 जो है ये तीसरे साल के एंड पर आएगा, एक बार नेट कर दिया ना, इस 6 पे सिंपल लगा दिया, तो क्या आंसर आता है? 238। ये तो आपने पर्चे में ऐसे ही करना है अगर इस तरह का सवाल हो, ठीक है ना। लेकिन मैं जरा अब इसको लंबे तरीके से निकालने लगूं, वैसे जरा थोड़ा सा जरा किसी और फॉर्मेट पे डालने के लिए। जी, हम वैल्यू इन यूज निकालते हैं 31 दिसंबर 12 पे खड़े होकर, जिस दिन इंपेयरमेंट टेस्टिंग से गुजार रहे हैं। ये कैश फ्लोज जो है ये नेक्स्ट 3 इयर्स के हैं, इन लिखा है इन नेक्स्ट 3 इयर्स। यानी अगर हम वैल्यू इन यूज की बात करें तो वैल्यू इन यूज हमने निकालनी है 31 दिसंबर 12 पे खड़े होकर, और ये कैश फ्लो उससे अगले 3 सालों के गिवन है। हर साल का इनफ्लो 105। ये किसी और टॉपिक की तैयारी, मतलब इसी के अंदर ना किसी और चीज की तैयारी के लिए ऐसे कर रहा हूं, वरना ये बेहतरीन 238 ही निकलेगा अभी भी, वो खप के इतना, तो वही काम कर लिया करेंगे, पर्चे में ऐसे ही करना है, ठीक है। इनफ्लो एनुअल, आउटफ्लो एनुअल 11, फिर एंड पर सेल प्रोसीड्स 8 और 2। अब नेट बताओ एंड पे, 94 और टोटल पूरा 100 आ गया। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर उसने दिया हुआ था 0.909, 0.826 और 0.751। अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, A इंटू बी। आंसर बताएं। 85 ही करें ना, फिर 78 और 75, टोटल बताएं जी 238। यही तो निकाला था अभी हमने, इतना रोल के भी वहीं पे पहुंचे, तो हमने शॉर्टकट भी सीख लिया, ठीक है। और ये लॉन्ग कट जरा वैसे किसी वजह से मैंने एक फॉर्मेट पे जरा इस तरह से भी कभी को सवाल करना पड़ ही सकता है, तो मैंने इसलिए ये फॉर्मेट भी आपको सिखा दिया। आसान सवाल में चीजें सीखा करते हैं ना, ठीक है। लेकिन ये 238 वैसे हम पर्चे में अगर वो सिर्फ वैल्यू पेमेंट टेस्ट से गुजार रहा हूं, वैल्यू यूज चाहिए, 1 मिनट में निकालेंगे ऐसे करके, ठीक है ना। ये इतने लंबे काम नहीं करने। डन। अच्छा जी, 238 वैल्यू इन यूज आ गई, और यही रिकवरेबल अमाउंट होगी। लो, इंपेयरमेंट इज नॉट इज, इंपेयरमेंट लॉस नॉट इज, क्यों? ओ भाई पीछे चल रहा है, पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन कर रहा है। इंपेयरमेंट लॉस क्यों नहीं है? क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज्यादा है। फ्यूचर में फायदा आएगा, फ्यूचर में रिकॉर्ड करेंगे, फ्यूचर गेन को रिकॉर्ड नहीं करना। हाँ, अगर बुक वैल्यू से नीचे चला जाए तो हम कहते हैं वो तेरी खैर हो, ये तो एसेट फ्यूचर में हमें हमारी कॉस्ट रिकवर नहीं होगी, तो लॉस होने जा रहा है, आज ही रिकॉर्ड कर लो। पुलिस कहता है आज ही रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। बस ट्यूब की बुक वैल्यू है 160, ठीक है, और फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल है 150 माइनस 4, ये दोनों बातें लिखवाओ। बुक वैल्यू कितनी जी? 160, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू कितनी है? 150 माइनस 4, 146। अब वैल्यू यूज निकालनी है, अगेन पहले जरा शॉर्टकट से निकालेंगे, पर्चे की तैयारी भी तो करनी है, ठीक है। तो 50 माइनस 5 और 55 माइनस 5 50 हो गया, ठीक है। ये 50 का कैश फ्लो 3 साल तक आएगा, और ये 2 रुपए तीसरे साल के एंड पे आएगा, ऐसे ही है। तो 50 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -3 डिवाइड बाय 0.1 प्लस एंड पर 2 नेट में आएगा 1.1 रेज टू पावर -3। बताएं जी 126। ये रूल के निकालने की बजाय शॉर्टकट से निकाल लिया। अब रुलते हैं, रल के रुलते हैं, रल मिल के रुलते हैं जी। आप उस तरह भी निकाल सकते हैं, आपका आंसर सेम आ रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है वो भी सही होगा। अच्छा, एनुअल इनफ्लोज 55, आउटफ्लोज 5 और 5, एंड पर 3 और 1 जी। 50, 52, 0.909, 0.826, यही तो हमने किया है जो आप पूछ रहे हैं। हाँ जी, 0.751 जी। बोले आंसर 126। डन जी, ये ऐसे भी 126 ही निकला, ठीक है। पर्चे में ऐसे ही निकालने अगर जरूरत ना हो, ये तो किसी कल वाली क्लास की तैयारी है असल में, कल वाले किसी काम को जरा
करने के लिए। नहीं होमवर्क में जो सवाल दूसरा हो रहा है ना, वो तो आपसे वैसे होना, परेशान ही करना उसको, तो कल ही समझाऊंगा, पहला हो जाएगा आपसे। तो पास पेपर 1 आपसे हो जाएगा, पास पेपर 4 आपसे नहीं होगा, परेशान करेगा, लेकिन उसमें भी आप लड़ेंगे झगड़ेंगे, जो समझ आएगा वो तो कर डालेंगे ना, ताकि आपको पता लगे कि फाइट कैसे करना है। सोल्यूशन किताब में मौजूद है, लेकिन आपके ऊपर हराम होगा जब तक आप खुद से, पता है आप लोगों को, आप कहते हैं हमारे पे सोल्यूशन हराम, जब तक हम एक बार दोबारा आप अपनी तरफ से पूरा सवाल ना कर लें। मुझे पता है आप लोग ऐसे ही करते हैं, और जो उंगली रख के सोल्यूशन में सवाल करते हैं, वो पर्चे में उंगली ढूंढ रहे थे सवाल के लिए, लेकिन वो सवाल में पर्चे के अंदर नहीं मिलता सोल्यूशन। जी वैल्यू इन यूज 126, तो हायर है 146। ओहो, इम्पेयरमेंट लॉस इज, ये जी दोनों सवाल थे आपके, मतलब एक सवाल की दोनों बसेस थी। भाई लाइट जल रही है तुम्हारी तस्वीर की, भाई मोबाइल की लाइट जल रही है तुम्हारी। डन जी, पिक्चर एंड वाले पिक्चर मैं बना दूं? नहीं मजाक नहीं कर रहा मैं। अच्छा जी सुने, ओहो IFRS 36 मैंने अभी तक बीच में फेंका ही नहीं। चले जरा अपनी बुक्स ओपन करें, IAS 36। अच्छा एक बात सुन लें, अभी कभी मैं ऐसे बोल दूं पास पेपर फलना, ये नहीं कहना पेज नंबर, वैसे मैं बता दिया करता हूँ, एक बार बोलता हूँ, 2 बार बोलता हूँ, ध्यान से सुन लिया करो, ठीक है। लेकिन वैसे पता तो होना चाहिए आपको कि किताब की तरतीब क्या है। तो किताब के अंदर हर चैप्टर जो होता है, हर टॉपिक, उसके स्टार्ट में पहले नोट्स हैं, फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड आई कैप प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उसके सॉल्यूशंस हैं, फिर आई कैप के पास पेपर क्वेश्चंस हैं, फिर सॉल्यूशंस हैं, फिर आई कैप क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस हैं, और फिर एमसीक्यूज हैं और उसके सॉल्यूशन हैं। हर चैप्टर में ये तरतीब होती है, और एंड पे लेक्चर नोट्स हैं, जो सवाल हम कर रहे थे ना रिवीजन के लिए छोटे छोटे, और वो स्टार्ट में जो हैंडआउट्स में देता रहा था चैप्टर 7 के अंदर, वो सारे पढ़े, ठीक है। तो अब मैं IAS 36 जो आपको पढ़ा रहा हूँ, इत्तेफाक से चैप्टर 1 से हम एकदम जंप करके चैप्टर 4 पे चले गए। ये तरतीब चलती रहेगी हमारी, अपनी तरतीब होगी या तरतीब से होते हैं, ठीक है। पास पेपर नंबर 1 आपसे इंशाल्लाह हो जाएगा, पेज नंबर 341 पास पेपर 1 डोमिनेंट फर्टिलाइजर, 11 नंबर का सवाल स्प्रिंग 13 में आया था, जैसे आपने डायवो वाला सवाल किया वैसे ही है। पास पेपर 1 डोमिनेंट फर्टिलाइजर 341 पे एक ये होमवर्क है। उसके बाद पेज 343 पे आए, क्वेश्चन नंबर 4 बारबरी सीमेंट लिमिटेड। ये सवाल आपको थोड़ा परेशान करेगा, एक दो चीजें लेकर, पॉइंट 2 की आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा सुने, लेकिन जितना कुछ समझ आएगा ना, थोड़ा बहुत, जैसे बुक वैल्यू निकाल सकते होगे निकाल लेना, फेयर वैल्यू कॉस्ट निकाल सकते हुए निकाल लेना, जो कुछ समझ में आए ना अपने तौर पे बेस्ट वो कर देना, ताकि कल मैं जब सवाल पूरे लेक्चर को बातें समझाने के, बेटा प्लीज पूरा लेक्चर बातें समझाने के बाद ये सवाल जब करवा पाऊंगा, तो आप कहोगे कि ये सारी बातें सीखने से पहले भी 7 में से 3-4 नंबर हम ले ही गए थे। तो हिम्मत करने की बात होती है थोड़ी सी, ठीक है ना। वरना ये सवाल अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, ये अभी कॉन्सेप्ट अभी इसमें से आधा को रहता है, ये सवाल सारा सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है। पर मैं इतना ही पढ़ा के बस कर दूं, मैं IAS 36 एंड पे पढ़ाता, आखिरी एक संडे पे 2-3 घंटे पढ़ा के मैं कहता बस छुट्टी, और ये बात ना करता, और पर्चे में ये सवाल आ जाता, तो ट्राई करने की जरूरत है ना कि पर्चे में आप कैसा परफॉर्म करेंगे। नहीं बताता मैं, पहली बार सुन लेना था, ठीक है। ओके, आइंदा ऐसे करोगे, आइंदा से करोगे। 343 पे क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा अब आखिरी बात, अभी आखिरी बात रहती है। ओह हो गया फीडबैक, अल्हम्दुलिल्लाह, टेंशन ही कोई नहीं जी। ये बच्चे कह रहे थे कि इंक्रीमेंटल डेफिनेशन वाली बात थोड़ी सी कर दीजिएगा क्लास में, पिछली क्लास में बच्चों ने कहा, मैंने बताया, उन्होंने कहा, तो कुछ बच्चों ने यहाँ से भी कह रहे हमें बता दें, हालांकि आप लोगों की क्लास में तो तस्वीर भी आपने खींची थी। खैर, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की एंट्री होती है रिवन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ये सिर्फ तब होती है जब सरप्लस का बैलेंस नजर आ रहा होता है।
मानते हो ये बात? और सरप्लस का बैलेंस सिर्फ तब नजर आता है जब एसेट अपवर्ड रीवैल्यू होता है। ठीक है, अब हमारा एसेट चला, कोई सरप्लस नहीं है, चलता है यहां तक के सरप्लस आ गया। सरप्लस आया 31 दिसंबर 19 की शाम को। ठीक है, अब 19 की डेप्रिसिएशन हम कर चुके थे। जब 20 की डेप्रिसिएशन की तो जाहिर सी बात है एसेट अपवर्ड रीवैल्यू हुआ है। अगर अपवर्ड रीवैल्यू हुआ है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी इंक्रीमेंटल लाजिम है आया होगा, तो उसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी। सरप्लस आ रहा है, कुछ ना कुछ माइनस करना है। ठीक है, अब ये फिगर जो होती थी पहले हम करते थे हशर और नशर से कैलकुलेट, लेकिन आज हशर के साथ भी हशर के साथ ही नशर हुआ पड़ा के साथ ही कितने मुसीबतें झेल के हम पहुंचे हैं। डेप्रिसिएशन की फिगर ही कितनी मुश्किल से निकाली हम, तो नशर कैसे करेंगे? शायद हो भी जाए, कुछ बच्चे करके बैठे हुए थे कल क्लास के अंदर, ये देखें हमने ये कर लिया था। नहीं करना, जरूरत नहीं है। सुकून से आप देखें, आप ये कहें अगर रीवैल्यूएशन हो गई है अपवर्ड तो उसका डेप्रिसिएशन कितनी आई है? 167। अगर ये रीवैल्यूएशन ना होती अपवर्ड तो एसेट पुरानी डेप्रिसिएशन पे ही चलता। ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका 60 माइनस 0/5 ही होना था। ये स्ट्रेट लाइन है तो 535 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 25 ही होना था। बस सिर्फ इसमें मसला होना था, ये सब कुछ सेम रहना था, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 50,000। लेकिन क्योंकि आउटपुट मेथड है, तीसरे साल के और सिर्फ बदल जाने थे 7200। अगर एसेट रीवैल्यू ना होता 19 के एंड पे तो 20 की डेप्रिसिएशन क्या होती? 840 माइनस 40 बटा 50,000 इंटू 7200। तो 20 की डेप्रिसिएशन क्या होती बॉडी की? यही। 20 की डेप्रिसिएशन क्या होती ड्राई डॉकिंग की? सेम यही। ठीक है ना, तो 12 20 सेम होती, बस ये बदल जाती क्योंकि ये आउटपुट मेथड है। तो अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो डेप्रिसिएशन ये होती। रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई तो डेप्रिसिएशन 167 आ गई। तो कितनी ज्यादा हुई अपवर्ड की वजह से? 20। वही हमारी रिवल सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स राइट वाली एंट्री हुआ करती है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसको कंप्लीट किया था 21 के साल की, पहले 21 के साल में डेप्रिसिएशन करनी थी, फिर 21 के साल के एंड में रीवैल्यू करना था और लॉस आया था। आज क्योंकि टाइम खत्म हो गया तो कल मैं इस वर्किंग को कंप्लीट भी कर दूंगा ताकि इस सवाल में मसला कोई है भी तो ना रहे। ठीक है, बैठो बैठो बैठो। पास पेपर 1 और पास पेपर 4 होमवर्क में है और जो पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना। कल इंशाल्लाह IAS 16 पे भी अगर टाइम मिल गया तो थोड़ा बहुत काम हम जो है वो करेंगे। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।